हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राजनैतिक शब्दावलियाँ। मतलब संविधान के अंतर्गत बहुत सारे वर्ड ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनका हम अर्थ भी नहीं जानते। तो ये राजनीतिक शब्दावली के अंदर हम आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बताएंगे जिनका अर्थ आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है कि धर्मनिरपेक्ष। जगह जगह आता है, जगह जगह लिखा हुआ होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका अर्थ आखिरकार क्या आपने समझा है? तो इसका अर्थ है, एक बार पढ़ लेते हैं। जहाँ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। मतलब ऐसा राष्ट्र जिसके अंतर्गत धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और सभी धर्मों में समान रूप से देखा जाता है और किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जगह जगह हम देखते हैं लोकतंत्र। तो दोस्तों जगह जगह लिखा आता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। तो लोकतंत्र आखिरकार है क्या? कभी सोचा है क्या आपने? चलो एक बार पढ़ लेते हैं। सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त हैं, बिल्कुल सही है। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरे रूप में कहे तो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना गया यह शासन ही है। सरकार को सारी शक्तियाँ जो होती है वो जनता से ही प्राप्त होती है और शासकों का जो चुनाव होता है वो भी जनता ही करती है। और दूसरे रूप में कहे तो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना गया वही प्रतिनिधि, वही लोकतंत्र होता है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आ गया समाजवाद। जगह जगह लिखा आता है, संविधान में लिखा गया है समाजवाद। तो समाजवाद ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है। अब जैसे लिखा है कि समाजवाद है, मतलब कि ऐसी व्यवस्था जिसके उत्पादन एवं स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है, वो होता है समाजवाद। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गणराज्य। भारत गणराज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है और एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। मतलब ये आता है कि भारत एक राज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का एक अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है और वो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। मतलब ठीक है, राज्य का एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और वह निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अध्यादेश। अध्यादेश चलो पढ़ते हैं। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होता है। बोलते हैं ना, एक अध्यादेश लाए जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। ठीक है, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता पड़ गई हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और इस अध्यादेश का प्रभाव जो है वो संसद के द्वारा जो कानून बनता है, निर्मित कानून है, उसके जैसा ही इसका प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नकाल। ठीक है। तो जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो उसके शुरू के पहला घंटा जो प्रश्नकाल कहलाता है। मतलब कि संसद की कार्यवाही शुरू होती है और संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो उसका जो प्रथम जो टाइम दिया जाता है उनको 1 घंटा का, पहला जो घंटा है वो प्रश्नकाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद में आ गया शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदन, जो उच्च सदन तो राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रियाओं तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल आता है, लेकिन शून्यकाल का लोकसभा राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के नियम में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सदन का स्थगन। सदन को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर
दिया जाता है। कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय के लिए, बताए हुए समय के लिए, कुछ निर्दिष्ट समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो सदन का स्थगन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अनुपूरक प्रश्न। क्या? अनुपूरक प्रश्न। कौन? अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, सदन में किसी व्यक्ति सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। एक बार फिर से पढ़िए, अनुपूरक प्रश्न का अर्थ क्या है जो आता है, तो इसका अर्थ है सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। जो भी जवाब दिया जाता है उसकी भाई इसको स्पष्ट करो हमको, तो वो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विघटन। ठीक है, केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इसमें लोकसभा भंग हो जाती है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, कि विघटन जो है लोकसभा सेंटर में तो लोकसभा का विघटन हो सकता है और राज्यों में विधानसभा का विघटन हो सकता है, जबकि राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता। विघटन लोकसभा का ही हो सकता है, मतलब भंग हो सकती है लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पे, तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न? तारांकित प्रश्न। जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता हो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्या? जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता हो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12 पे, अतारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न? एक तो बताया तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न तो वो बता दिया जो कि सदस्य तुरंत जवाब चाहता हो, और अतारांकित प्रश्न मतलब जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता हो उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमन कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है और जब ये स्वीकार कर लिया जाता है जब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमन कार्य रोक दिया जाता है। लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमन कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पे, धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धनों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। ध्यान रखना दोस्तों, संसद में राजस्व एकत्रित करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता, और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा भी नहीं सकता। 15 नंबर पे, विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल है। भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। ठीक है, संचित निधि में से भाई जो, अब एक बार फिर डायरेक्टली सीधी भाषा में आप समझे तो विनियोग विधेयक जो है भारत की जो संचित निधि है, ठीक है, पर भारत की व्यय की पूर्ति के लिए भारत में ज़्यादा खर्चा हो गया और संचित निधि रखी हुई है, तो ये धन सरकार के खर्च के लिए, ये धन को सरकार खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल, अनुदान जो भी भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक का दिन ही निकाला जा सकता है। भाई संचित निधि में से विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और विनियोग विधेयक पारित करके संचित निधि में से खर्चा निकाला जा सकता है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, यह प्रस्ताव लोकसभा तथा विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो पार्टी सत्ता में है उसको कमज़ोर करने या फिर उसके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और ये प्रस्ताव सेंटर में तो लोकसभा में लाया जाता है और जो राज्यों में विधानसभा में लाया जाता है। विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पदेन, पदेन का मतलब होता है पद धारण करने के कारण। क्या? पद धारण करने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निषेधाधिकार। कौन सा अधिकार? निषेधाधिकार। ठीक है, मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति, ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता। भाई निषेधाधिकार बोलते हैं, निषेधाधिकार। मुख्य कार्यपालिका, जो मुख्य कार्यपालिका है, मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच समझ करके सोच विचार के बाद में विधायी अधिनियम को की अस्वीकृति कर दी जाती है। ठीक है, ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निंदा प्रस्ताव। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन में सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बुलेटिन। ठीक है, वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बुलेटिन, वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई वो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। काकस। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को काकस कहते हैं। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं, और इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सचेतक। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निर्वाचन मंडल। विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों को विशेष समूह, जिसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। न्यायिक समीक्षा। विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है, इसी न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, प्रभु सत्ता संपन्न। जहाँ देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो, उसे प्रभु सत्ता संपन्न कहा जाता है। दोस्तों, हमने आपको 25 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं और ये राजनीतिक शब्दावली है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। जल्दी कोई नेक्स्ट अच्छा वीडियो लेके आए। थैंक यू।